ये आज का जो क्लास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने जो क्लास लिया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया गया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे जो बोर्ड लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगले क्लास में हम लोग अगला जो क्लास होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका एनसीईआरटी और एचसी वर्मा या लेटेस्ट जेईई यूनिट पैटर्न का क्वेश्चन है। आज का क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक लेवल का क्लास है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ 2-3 बेसिक टाइप का क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड लेवल के लिए। हालांकि उसमें से उस टाइप का कभी कभी जेईई मेंस ये निट या जेईई मेंस में भी आता है। क्या करूँ उससे पहले हम लोग देखें पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे उसको दोहरा भी दे रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था किसी भी प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज से अवे होता है। तो कोई पॉइंट P था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने पॉइंट P है तो पॉइंट P पे ये मान ली यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। ऐसे कोई पॉइंट P ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है, पढ़ चुके हैं। ऐसे ही ये भी पढ़ा गया था क्या कि किसी प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। कैसे वो था कैसे, अगर हम देखते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू E, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर यहाँ पे प्लस साइन आएगा तो मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, माइनस साइन आएगा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है। यानी कि किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। दूसरा एक आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वन इन विच एट द डिफरेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। Uniform electric field is the one in which at different points electric field has same magnitude and same direction. And uniform electric field is represented by lines of equal length with equal spacing. Rather arrows, lines अच्छा रहेगा, arrows represented by arrows with equal length and equal spacing. ये और अगर इन arrows के बीच में spacing बराबर नहीं है, that means if spacing is not uniform, then such type of electric field is non-uniform. तो non-uniform electric field कैसे represent करते हैं? By lines with unequal spacing or even length can also be different. ये length भी different हो सकता है। और ये spacing अलग करने का मतलब दिखा रहा है कि magnitude vary कर रहा है और ऐसे अलग-अलग दिखा रहा है मतलब direction vary कर रहा है। तो चाहे magnitude को vary कर दें, direction को vary कर दें, दोनों को vary कर दें, वो non-uniform electric field को दिखाता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हुआ। नॉन यूनिफॉर्म में एट डिफरेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड, may have different directions or may have both of these varying, यानी कि जो मैंने बोला both of these varying, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये दोनों वैरी कर सकता है पॉइंट टू पॉइंट। आने वाले दिनों में बहुत सारे कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपको बताएंगे कैसा नॉन यूनिफॉर्म होता है। फिलहाल इतना याद रखें जो मैंने अभी बोला। आप हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या है? जैसे हमने कोई चार्ज Q लिया, इससे r0 डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q0 ले लिया, कोई चार्ज Q लिया r0 डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q0 ले लिया, जो हमारा टेस्ट चार्ज है। हमने देखा था टेस्ट चार्ज क्या था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब अगर हम यहाँ पे फोर्स लिखना चाहें कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग तो KE Q0 by r0 स्क्वायर। KE का वैल्यू पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो हम KE लेते हैं, पढ़ा हुआ है। ये F आया
अब अगर इस f को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, r नॉट को यूनिट, ये इस क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। और जानते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसी को यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर अगले स्टेप में Q नॉट को शिफ्ट कर दिया, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये हमने एक फॉर्मूला लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट चार्ज। आप चाहें तो डेरिवेशन कॉपी कर सकते हैं और लैंग्वेज के नाम पे क्या लिखेंगे आप इसको बाद में लेक्चर्स को पॉज करके लैंग्वेज लिख सकते हैं। वी हैव कंसीडर्ड अ चार्ज Q at a distance r naught of which we have considered test charge Q naught. R naught is distance between charge Q and Q naught. R naught cap is unit vector. R naught cap is unit vector along the line joining Q and Q naught. R naught is the unit vector along the line joining Q and Q naught. Obviously जानते हैं किसी वेक्टर को क्या ले सकते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, तो ये रहा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसका हमने यहाँ पे सहारा लिया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज का हमने एक फॉर्मूला लिखा है। वैसे सीधा सीधा अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू KE Q बाई R स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude of electric field, magnitude form of electric field to a point charge at a distance r, at distance r। वैसे इसको अगर हम जैसे ओरिजिन के ग्राफ के हिसाब से बताएं, जैसे ऐसे अगर मान लें हमने कोई चार्ज Q लिया और इसका पोजीशन वेक्टर कर दिया r i, वी हैव, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, we have considered a charge Q with the position vector Ri. We have considered another charge Q naught with the position vector R naught. With the position vector R naught. This is the origin. Now this is the vector R I O and RIO can be written as RO minus RI. In fact, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम I to O, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम I to O। ये 11th क्लास के वेक्टर्स का एप्लीकेशन है। We have considered a charge capital Q whose position vector is RI, another charge which is in fact the test charge, which is in fact the test charge whose position vector is r naught. This is ri naught and ri naught can be written as this. And now if we want the force, then it will be kya? It will be Ke Q naught ri square and rio unit vector. RIO unit vector, and we know that unit vector is equal to vector by its magnitude. Unit vector is equal to vector by its magnitude. अगर इस चीज का फायदा उठाएं तो KE Q naught by R I O का Q R I O like this, और KE Q naught R O minus R I Q R I O. It is only a way to represent the electric field to a point charge in vector form. Electric field एक पॉइंट चार्ज का वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए उसको लिखने का तरीका है। वैसे फॉर्मूला सिंपल है, KE Q by R स्क्वायर। R क्या हुआ, डिस्टेंस, KE आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, तो ये Q था, RI पोजीशन वेक्टर है, Q नॉट का R नॉट है,
ये RI1, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कह सकते हो कैपिटल Q टू Q नॉट या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम I टू O, राइट. देन RIO को वी कैन हैव RO माइनस RI. फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये फोर्स इक्वल टू यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह आ गया वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, और इसके मैग्नीट्यूड को ऐसा लिख सकते हैं. अब हम आते हैं दो तीन बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पे जो कि एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है. बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है. कैसे? एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात दिया हुआ है. क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन का लैंग्वेज सकते हैं. गिवन इज द डिफ्लेक्शन, गिवन इज द डिफ्लेक्शन of three charged particles in the uniform electric field. Observing the deflection, predict the nature of the charges and also which charged particle will have a larger value of specific charge. ये जो मैंने बोला है आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं घर पे. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तीन चार्ज पार्टिकल्स हैं, 1, 2 और 3. डिफ्लेक्शन को देखते हुए आपको बताना है चार्ज पार्टिकल्स का नेचर और साथ में ये भी बताना है कि किस चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा. स्पेसिफिक चार्ज को बोला जाता है, केमिस्ट्री में सुना होगा, चार्ज बाय मास का रेशियो. चार्ज बाय मास का रेशियो. अब क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड्स. पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स. और जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है. तो ये आपका थर्ड जो हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, 1 और 2 हो गया नेगेटिव. क्यों? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है. तो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव. फिर यहाँ पे जहां तक सवाल है स्पेसिफिक चार्ज निकालने का, तो हम कह सकते हैं क्या, along the vertical अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, let displacement be y. तो y is equal to, you can have s is equal to ut plus half d square. और इसको रिलीज किया है तो रिलीज हमेशा वैसे ही होता है. तो रिलीज करने पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0. रिलीज करने पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0. तो y is equal to ut plus half d square. तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आएगा हाफ at स्क्वायर. u को क्या ले रहे हैं? 0, क्योंकि रिलीज किया है. फिर F is equal to what? QE. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हुआ. F क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स Q into E. Also F is equal to ma. यानी कि ma is equal to QE, यानी कि A is equal to QE by M. ये आपके पास A आया. फिर हम जानते हैं क्या, y is equal to यहाँ पे हाफ A की जगह QE by M into d स्क्वायर. देख सकते हैं y is directly proportional to Q by M. यानी कि जिसका भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा. जिसका भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा. राइट. ये पहला क्वेश्चन था. ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है. इस तरह का नेट वगैरह में भी आ सकता है क्योंकि आजकल एनटीए एग्जाम कंडक्ट करती है तो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन डाल देती है.
जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, आप चाहे तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। देयर आर टू चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। क्या? देयर आर टू चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम separated by 20 centimeter. Find the electric field at the midpoint of the line joining the two charges. Find the electric field at the midpoint of the line joining the two charges. और साथ में ये भी एक और इसमें जोड़ा गया है, if you place a charge of 1.5 into 10 to the power -9 coulomb, 1.5 into 10 to the power -9 coulomb, then find the force on the charge at that point. दोबारा क्वेश्चन देखें, दो चार्जेस हैं 3 माइक्रोकूलम और ये -3 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन आप लेक्चर को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, सेपरेशन कितना दिया था 20 सेंटीमीटर। आपको मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। लेट C be the midpoint. अब E1 be electric field due to +3 microcoulomb, E2 due to -3 microcoulomb। अब E1 का जो डायरेक्शन है वो प्लस से अवे होगा, E1 का डायरेक्शन प्लस से अवे होगा और E2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा, E2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा। और चूंकि डिस्टेंसेस बराबर है, ये भी 10 सेंटीमीटर का था, ये भी 10 सेंटीमीटर का था, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर आएगा। तो ऐसे में E1 = E2 बराबर ही आएगा और KE चार्ज कितना 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस कितना 0.1 का स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे आप जो फॉर्मूला लिखेंगे KE/r², KE/r², ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ये यहाँ पे KE 3 × 10⁻⁶ डिस्टेंस का स्क्वायर, KE का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁻⁶ और यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर। अब क्या है, E1 और E2 का डायरेक्शन एक ही है, तो हमने पढ़ा हुआ है अगर वेक्टर्स का डायरेक्शन एक ही होता है तो उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल रिजल्टेंट कितना आएगा, E1 + E2। डायरेक्टली क्यों ऐड कर दिया, कैलकुलेशन आप घर पे भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। डायरेक्टली क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। डायरेक्टली क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताना जरूरी है, तो ये दोनों इसी तरफ चला गया तो कह सकते हैं along AB, along AB। वैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा कितना 27 × 10⁻³ और ये जाएगा यहाँ पे कितना 0.1, तो ये 27 × 10⁻, यहाँ पे आएगा 3 और 0.1 का स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा 10⁻³ × 10⁻², 0.1 था, ऊपर जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया। अब इसके अलावा एक चीज और है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन में फोकस नहीं कर रहे, मेन सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। अब जब ये आ गया, अब यहाँ पे आपसे फोर्स पूछा गया, तो फोर्स की बात आएगी तो आपको करना पड़ेगा क्या, सेकेंड पार्ट में जो फोर्स रखा गया था F = what हमने पढ़ा था, F =
Q इंटू ई, और यहाँ पे चार्ज आपका माइनस में था। वैसे डाटा में दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया था वो था 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी कि C पे अगर हम 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रखें, क्या 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रखें तो फोर्स क्या आएगा, वही आएगा। अब यहाँ वेक्टर आ गया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन शो कर करेगा क्या, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम B टू A, डायरेक्शन विल फ्रॉम B टू A, राइट। तो ये डाटा क्लियर कर लीजिएगा। वैसे मैंने कैलकुलेशन पूरा नहीं करके दिखाया है, कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन में ये है कि आपने यहाँ पे दोनों की फील्ड को डायरेक्टली ऐड कर दिया, दोनों की फील्ड को डायरेक्टली ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आप ये रिजल्टेंट फील्ड आ गया इस तरफ अलोंग AB और -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन उल्टा हो गया अलोंग BA, राइट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन भी आता है, ये बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, निट में भी एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्टेड है, जैसे क्वेश्चन था, ये आपके पास स्क्वायर है, साइड A है, यहाँ पे चार्जेस हैं, अगर किसी वजह से क्वेश्चन इस लेक्चर में पूरा नहीं हो पाया तो आप अगले लेक्चर में भी देख सकते हैं। अब ये प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। We have to find the electric field at the intersecting point of diagonal. We have to find the electric field at the intersecting point of diagonal, right? So we have got a square having the charges placed like this, and we want to find electric field at the intersecting point of diagonal. अब ये फिगर बना सकते हैं, और मैं ऐसी फिगर में चेंज कर रहा हूं क्या, जैसे हमने डायगोनल बनाया, अब यहां पर ये कोई हमने पॉइंट ले लिया, E1 क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट A, ड्यू टू प्लस क्यू एट A, डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग OC, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट C, डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग OC। ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से अवे, माइनस का टुवर्ड्स चार्ज, प्लस का अवे, माइनस का टुवर्ड्स चार्ज। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालें, दोनों में बराबर ही आएगा, दोनों में बराबर आएगा क्योंकि चार्जेस वही हैं, डिस्टेंस वही है। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, KE Q डायगोनल का आधा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2KE Q बाई A स्क्वायर। रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का, सेम डायरेक्शन में है, याद है सेम डायरेक्शन में है तो इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 4KE Q by A square along what, OC। तो यहां पे इसका फील्ड अवे, इसका टुवर्ड्स, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लिया, राइट। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लस क्यू एट B का क्या मान सकते हैं, E3, और माइनस क्यू एट B का E4, और सेम अप्रोच से जब सॉल्व करेंगे सेम ही आएगा। तो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ E3 एंड E4 ये आएगा सेम, KE 4Q अपॉन A स्क्वायर, ये सेम आएगा।
दोनों सेम आएगा। डायरेक्शन क्या बनेगा, अलोंग ओडी, देखो ना, इससे अवे और माइनस क्यू टुवर्ड्स, प्लस क्यू से अवे माइनस क्यू टुवर्ड्स, तो E3 और E4 डायरेक्शन सेम आएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचा, फाइनली हमारे पास ये बचा क्या, ऐसे यहां पे क्या बचा, के ई क्यू बाई ए स्क्वायर बचा ना, और यहां पे के ई 4 था, 4 क्यू बाई ए स्क्वायर। अगर पैरेललोग्राम को पूरा करें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, ये फाइनल रिजल्टेंट है, फाइनल रिजल्टेंट, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसे में रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू व्हाट, के ई 4q बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के ई 4q बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, के ई 4q बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन ऐसे चला गया, ऐसे, यानी कि इसको ऐसे बनाए, पहले हम बनाते तो ये ऐसे कहीं आएगा, ऐसे, यानी कि पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू AD और BC, AD और BC। कैसे हुआ, पैरेललोग्राम बनाया और रिजल्टेंट ऐसे चला, पैरेललोग्राम बनाया, रिजल्टेंट ऐसे चला। वैसे आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, एंगल 90 हो, तो रिजल्टेंट होता है मैग्नीट्यूड टू रूट 2, पढ़ा होगा वेक्टर्स में। तो ये मैग्नीट्यूड ये था, इसका रूट 2 टाइम्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेसिक लेवल का। नेक्स्ट क्लास में हाई लेवल का।